दोस्तों, लोकतंत्र की दुहाई देकर मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाली ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में शनिवार के दिन वो सब हुआ जो लोकतंत्र के चीर हरण के लिए काफी था। Bengal's breaking input. Now, after widespread violence in Bengal, the central forces have written to the state election commissioner. A day after violence marred the panchayat elections in the state, more than 20 people have been killed in the panchayat poll. Why, Miss Lady? Over there, as much violence has ensued, also expectedly enough in West Bengal during the panchayat polls. जी हाँ, वहाँ के पंचायत चुनाव में शनिवार के दिन इतनी गुंडागर्दी हुई कि कहीं बमबाजी तो कहीं गोलाबारी तो कहीं चाकूबाजी तो कहीं आगजनी हो गई। दोस्तों, गुंडाई और दबंगाई का ऐसा आलम रहा कि कई जगह बैलेट पेपर लूटे गए, उनमें आग लगा दी गई, कहीं पानी डालकर खराब कर दिया गया। कूच बिहार से तो एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें एक युवक बैलेट बॉक्स से छीन कर भाग गया। पूरे दिन चले इस खूनी तांडव में वहां 16 लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ये क्यों हुआ खूनी खेल? आखिर ममता बनर्जी इसे क्यों नहीं रोक पाई? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब, और इसके साथ ही जानेंगे वहां के चुनाव में हिंसा की कल्चर के बारे में। दोस्तों, 8 जुलाई यानी शनिवार के दिन पश्चिम बंगाल की 64,874 सीटों पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। हिंसा की संभावना को देखते हुए पहले ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बाद भी बंगाल के लोकतंत्र के पर्व पर गणतंत्र भारी पड़ गया। जी हाँ, पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आने लगी। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के आमने सामने भिड़ने और बवाल के दौर भी चलता रहा। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण 24 परगना हिंसा का मेन सेंटर है। कूच बिहार में टीएमसी वर्कर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़े, उनमें पानी डाला और आग लगा दी गई। उत्तर दिनाजपुर में कई जगहों पर बैलेट पेपर और चुनाव से जुड़ी सामग्री जला दी गई। दक्षिण दिनाजपुर में भी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले दहशतगर्दी का ऐसा आलम शुरू हुआ दोस्तों, जो देर शाम बैलेट बॉक्स के सील होने तक लगातार चलता रहा। दिन भर राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंसा की खबरें सामने आती रहीं। हिंसा की खबरों से वोटर्स पूरी तरह डर गए। कई इलाकों से ऐसी भी खबरें सामने आई जहां वोटर्स को घरों से ही नहीं निकलने दिया गया। साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान 6 जिलों में 16 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वाले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए गए हैं। 16 मौतों में से 13 मौतें मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और मालदा में हुई हैं। सबसे ज्यादा 5 मौतें मुर्शिदाबाद में हुई। नादिया, पूर्वी बर्दवान और दक्षिण 24 परगना में भी एक मौत की खबरें सामने आई हैं। यहाँ 200 लोग घायल भी हुए हैं। जो आंकड़ा सामने आया दोस्तों, उसके मुताबिक मरने वालों में सबसे ज्यादा टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई। सीपीआई-एम के 3 लोग मारे गए। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, आईएसएफ और निर्दलीय उम्मीदवार के एक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आपको बता दें कि 8 जून को चुनाव के ऐलान के बाद से 7 जुलाई तक यहां पर 19 लोगों की जान जा चुकी है। यानी चुनाव के इस एक महीने में करीब 35 लोगों की हत्या हो गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 73,887 ग्राम पंचायत की सीटें हैं, जिनमें 64,874 सीटों पर ही वोटिंग हुई, क्योंकि बाकी 9,013 सीटों पर कैंडिडेट्स को बिना किसी विरोध के ही जीत मिल गई, जिसमें सबसे ज्यादा 8,874 कैंडिडेट्स ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से हैं। यही कारण है कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी गुंडागर्दी के डर से कोई उम्मीदवार उनके सामने चुनाव ही नहीं लड़ता है। वहीं टीएमसी इसे अपना लोकप्रियता बताती है। वेस्ट बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार हो रही हिंसा के चलते ऑपोजिशन पार्टियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस की मांग को लेकर एक पिटीशन लगाया था दोस्तों, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने 15 जून को आदेश देते हुए सेंट्रल फोर्स तैनात करने की बात कही थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करके ममता सरकार को झटका दिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। अगर लोग नॉमिनेशन भरने नहीं जा पा रहे हैं या उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ? एससी ने कहा था कि एचसी का आदेश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने पहले सेंट्रल फोर्सेस की सिर्फ 22 कंपनियां ही मांगी थी, फिर बाद में उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से 800 कंपनियां भेजने की रिक्वेस्ट की है, जिसमें आखिरी तक 660 कंपनियां ही वहां पर पहुंच सकी और उन्हें भी वहां सेंसिटिव बूथों की जानकारी नहीं दी गई। बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें राज्य के सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं दी थी। राज्य चुनाव आयोग ने 7 जून को सिर्फ सेंसिटिव बूथ की संख्या बताई, उनकी लोकेशन या कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ के
64,000 ट्रूप और 25 राज्यों की आर्म पुलिस की भी मौजूदगी थी। राज्य सरकार ने बताया था कि सिर्फ 4,834 सेंसिटिव बूथ हैं जिन पर सीएपीएफ को तैनात किया जाएगा, लेकिन असल में यहाँ कई ज्यादा सेंसिटिव पुलिस बूथ थे। बीएसएफ की तैनाती स्थानीय प्रस्थान की मांग पर भी की गई थी। चुनाव के दौरान हिंसा फैलने के आरोपों को लेकर बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा है कि यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी कि चुनाव के दौरान भीड़ को कंट्रोल करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेज समय से बंगाल नहीं पहुंच सकी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद से ही विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में हुई हत्याओं के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग की है। वहीं बंगाल भाजपा की ओर से केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। दोस्तों जी, आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिंसा की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि चुनाव एक मजाक बन गया है क्योंकि टीएमसी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों का जनादेश लूट रहे हैं। वहीं टीएमसी ने हिंसा के आरोपों पर अपने बचाव में कहा है कि विपक्षी पार्टियां और मीडिया उन्हें जानबूझकर बदनाम कर रही है। उनका कहना है कि अगर टीएमसी ने हिंसा की है तो फिर उनके ही ज्यादा कार्यकर्ताओं की क्यों ही मौतें हुई हैं। बंगाल में हिंसा के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बता सकता है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर बंगाल के चुनावों में हिंसा का इतिहास कितना पुराना है। दरअसल दोस्तों बता दें कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा यहाँ के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रहा है। जी हाँ, हालांकि पूरे भारत में चुनावी राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल और बिहार एक जमाने में चुनावी हिंसा के लिए पूरे देश में मशहूर थे। धीरे धीरे बिहार से चुनावी हिंसा तो खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में ये अब भी जारी है। बंगाल आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक राज्य रहा है। 60 से 70 के दशक में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने चुनौती देनी शुरू की, तब से वहां हिंसा बढ़नी शुरू हो गई थी। 70 के दशक में जब सीपीएम सत्ता में आई तो उसने पूरे राज्य में 34 साल तक राज किया। इस दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में एक पार्टी स्टेट बन गया जहां उसे टक्कर देने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। इस सब का असर ये हुआ कि वहां की स्टेट की मशीनरी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के नीचे आ गई। एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जहां पंचायत कमेटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक जो सीपीएम के मेंबर थे वही सरकार चला रहे थे, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट। साल 2003 के पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान वहां 76 लोग मारे गए थे। इनमें सबसे ज्यादा सीपीएम के ही 31 कार्यकर्ता मारे गए थे दोस्तों। जी हाँ, कांग्रेस के 19 और टीएमसी और बीजेपी के 8 कार्यकर्ता मारे गए थे। धीरे धीरे वहां पर सीपीएम को चुनौती देने की कोशिश शुरू की गई और ममता बनर्जी का उभार हुआ तो उन्हें भी हिंसा का सामना करना पड़ा। आज हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराई जा रही ममता बनर्जी खुद राजनीतिक हिंसा के शिकार रह चुकी हैं। 1990 में उन पर कोलकाता में लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रही थी। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। नारा दिया गया परिवर्तन यानी बदलाव, लेकिन राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में वहां कोई परिवर्तन नहीं आया। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई। इन सालों के दौरान वहां पर कुल 161 लोगों की जानें गई। साल 2018 के पंचायत चुनाव में भी वहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 20 लोगों की मौतें हो गई थी। फिलहाल वेस्ट बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद से दोस्तों बीजेपी और दूसरी पार्टियां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर किन हालातों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़े नियम का संविधान के आर्टिकल 356 में जिक्र है। जी हाँ, इसके मुताबिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार होते हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लें कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही है। दूसरा, अगर राज्य केंद्र सरकार की ओर से दिए गए ऑर्डर का पालन करने या फिर उसे लागू करने में विफल रहता है। इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या संगठन को बहुमत ना मिले या विधानसभा अपना मुख्यमंत्री ना चुन पाए तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फिर किसी राज्य में दंगे हो जाएं या फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इसे पास करना जरूरी है।
बहरहाल अब ये देखना है दोस्तों कि राज्य सरकार इस हिंसा के बारे में होम मिनिस्ट्री को क्या रिपोर्ट देती है और बंगाल में हुई इस हिंसा के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा के बारे में क्या ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।